हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन के बारे में बात करना शुरू की थी, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था क्या कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होता है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कराना है तो ये स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ऑल हीट कैन बी ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। आप वर्क को, पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप अपने हाथों को रब करते हैं तो वर्क कर रहे हैं तो हीट आ रही है, लेकिन अगर आप अपने हाथों को गर्म कर लें तो ये संभव नहीं है कि आपके हाथ अपने आप क्या होने लगेंगे, रब होने लगेंगे। बेसिक एग्जाम्पल था। तो बेसिकली इसके हम लोग के पास कई स्टेटमेंट आने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग को क्या देखना है, हीट इंजन शुरू कर लेते हैं। पहले हीट इंजन देखते हैं, उसके बाद कार्नोट इंजन। तो हीट इंजन हो या कार्नोट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, ये किस पर बेस्ड है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो हीट इंजन, हीट इंजन देखिए क्या होता है। एक आपके पास सोर्स होता है, ये आपका मान लीजिए इंजन है और ये आपका सिंक है। सोर्स क्या होता है? विच गिव्स हीट। सिंक क्या होता है? विच रिसीव्स हीट। सोर्स किस में होता है? ये बात सबके लिए ट्रू है, चाहे आप कार्नोट की बात करें या नॉर्मल हीट इंजन की। एट हायर टेम्परेचर। ये कहाँ होता है? एट लोअर टेम्परेचर। इसको मैं कह देता हूँ T1, इसको T2। तो ये किस पर है? T1 पर है। ये किस पर है? T2 पर है। अब ये क्या देगा? हीट देगा। मान लीजिए कितनी दी? Q1। इस हीट को पाकर इंजन क्या करेगा? वर्क करेगा। देखिए वही स्टेटमेंट है कि पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इसने वर्क किया और जो हीट बची थी, पूरी हीट को तो कन्वर्ट नहीं कर पाया, जो हीट बची थी वो किसको दे दी? इसको दे दी। कितनी हो गई? Q2। तो वर्क कितनी हीट से हुआ? Q1 माइनस Q2 हीट से। भाई वर्क में कितनी हीट काम आई? Q1 माइनस Q2। Q1 का यूज इसने कर लिया, Q2 का यूज नहीं कर पाया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये क्या है आपका? हीट इंजन। इस हीट इंजन के बारे में क्या बताया गया हमें? इस हीट इंजन के बारे में बताया गया, देखिए किसी भी इंजन की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी ऑपरेटस की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। जैसे आप एक शब्द यूज करते हैं, कितना एफिशिएंट है ये, तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? आउटपुट बाई इनपुट। एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी? आउटपुट बाय इनपुट। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा। आउटपुट आप इसको दिखाते हैं ईटा से, ये है ईटा। आउटपुट कितना मिला? W। भाई इंजन ने जो वर्क किया वही हमारा आउटपुट है। इनपुट कितना दिया? Q1। ठीक है ना? तो नीटा बराबर क्या हो गया? W कितना होता है? Q1 माइनस Q2 और ये Q1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है ना? और यहाँ से एक फॉर्मूला ये रहता है W बराबर ईटा Q1।
अगर इसको देखना है किसमें, परसेंटेज में, देखिए एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती भाई, 1 का मतलब है 100%, तो कोई भी आपका जो भी सिस्टम है वो 100% से ज़्यादा एफिशिएंट हो नहीं सकता। इसीलिए देखिए ये वैल्यू 1 से माइनस हुई है इस हिसाब से कि कभी भी 100 से ज़्यादा ना आने पाए। 100 से ज़्यादा कब आएगा, जब Q2 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। Q2 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी हीट रिजेक्ट ही नहीं हुई, पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, जो कि संभव नहीं है। किसके कारण, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना हो तो नीटा इंटू क्या कर देंगे 100 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस Q2/Q1%। क्लियर है बात। ये क्या है आपकी एफिशिएंसी। कार्नोट में इसने कार्नोट ने क्या किया, कुछ हाइपोथेसिस माने और उसने एफिशिएंसी दिखाई कि 1 माइनस T2/T1 होती है, जिसमें T2 क्या है सिंक का टेम्परेचर और T1 क्या है सोर्स का टेम्परेचर। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये हीट इंजन की क्या है बेसिक अवधारणा है कि हीट इंजन करता क्या है, सोर्स से हीट लेता है, कुछ वर्क करता है, बाकी की हीट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसको हीट वेस्टेड भी बोलते हैं। ये हीट आपके काम नहीं आ रही है। आइडियल इंजन क्या होता, मतलब जो 100% एफिशिएंट इंजन क्या होता कि कुछ भी हीट रिजेक्ट नहीं करता, पूरी की पूरी हीट क्या कर देता, वर्क में कन्वर्ट कर देता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है बात। तो ये है आपका हीट इंजन। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है इसमें, सीधे कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन। तो इसको जरा सा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग तुरंत शुरू करते हैं कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कोई बना नहीं सकता। तो लोगों ने कहा कि बनाओ। कार्नोट ने कहा मुझसे ज़्यादा एफिशिएंट हीट इंजन कोई बना नहीं सकता। तो लोगों ने कहा अच्छी ऐसी बात है तो आप ही बना दीजिए। तो कार्नोट ने कहा मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं केवल बताऊँगा कि ऐसे ऐसे अगर तुम लोग बना लो तो सबसे अच्छा इंजन बन जाएगा। मैं बनाऊँगा नहीं, मैं केवल बताऊँगा कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो आप सबसे अच्छा हीट इंजन बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल इंजन, ए हाइपोथेटिकल इंजन। कार्नोट ने केवल ये बताया कि अगर देखो मेरे हिसाब से बनाओगे तो सबसे अच्छा एफिशिएंट इंजन बना लोगे, ठीक है ना। बाकी मैं बना के नहीं दिखाऊंगा ना। तो ये कार्नोट इंजन किसी ने बनाया, ठीक है ना। ये केवल एक हाइपोथेटिकल इंजन है, ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने कि अगर आप हमारे हिसाब से बनाएंगे तो एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, हायर देन एनी अदर इंजन। मतलब हमारे हिसाब से बनाएंगे तो एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम होगी। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन का मतलब ये है कि वर्क्स ऑन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है उसको भी देखेंगे हम लोग। और इन्होंने बताया जो हमारी एफिशिएंसी आने वाली है वो 1 माइनस T2/T1 आने वाली है। T2 क्या है, सिंक, T1 क्या है, सोर्स। तो ये कुछ कार्नोट ने अपनी बेसिक बातें रखी, ठीक है। तो इस बेसिक बातों को यहीं छोड़कर सीधे हम आ जाते हैं कि उसने क्या डिजाइन किया, कार्नोट इंजन कैसे डिजाइन हुआ। चलिए तो शुरू करते हैं सीधे कार्नोट इंजन का स्ट्रक्चर, कि उसने क्या बताया कि भैया कैसे काम करना है। चलिए, उसने कहा कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। लोगों ने पूछा क्या चाहिए हैं, तो उसने बताया कि देखिए, एक तो आपको चाहिए आइडियल गैस जो किसी कंटेनर में भरी हो। ये हमारी आइडियल गैस है, ये हमारी आइडियल गैस है। ये इस कंटेनर में भरी हुई है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन की खास बात ये होनी चाहिए कि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्यों, ताकि ये कोई एनर्जी लूज ना करे,
ये एक आइडियल गैस होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? एक आइडियल गैस होनी चाहिए। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो इसकी नीचे वाली वॉल है, ये वाली वॉल, इसको ऐसे बनाइए डॉट डॉट डॉट, ये कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग। और जो ये इसकी कॉर्नर्स की वॉल्स हैं, कॉर्नर की जो वॉल्स हैं, ये कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली इंसुलेटिंग। ठीक है। और इसके ऊपर छोटे छोटे वेट्स रखने हैं। ये इसके ऊपर छोटे छोटे वेट्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा मटेरियल जो इंजन की तरह काम करने वाला है। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक सोर्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक सोर्स चाहिए। ये आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या होता है? T1 होता है। इसकी जो वॉल्स हैं विद परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स, और इसकी जो हीट कैपेसिटी होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब कितनी भी हीट ले सकता है, कितनी भी हीट दे सकता है। फिर एक अपने पास सिंक होना चाहिए जिसका टेम्परेचर T2 हो। इसकी भी जो वॉल्स हैं, इसकी भी जो वॉल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। और एक अपने को चाहिए स्टैंड। एक अपने को चाहिए स्टैंड जिसकी जो वॉल्स हैं, जिसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटिंग हो। विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स। ये इतना सामान तो हमको पहले चाहिए। अब इसके बाद हमको 4 स्टेप में काम करना है। तो स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि आप जो है, ये जो आपने गैस का ये कंटेनर लिया हुआ है, इसको सोर्स के ऊपर रख दीजिए। चलिए तो रख देते हैं। तो ये आपका गैस का कंटेनर है। ठीक है। और ये आपका सोर्स है T1 टेम्परेचर पे। ये इसकी ये वाली वॉल्स भी कंडक्टिंग है और इसकी ये वाली वॉल्स भी कंडक्टिंग है। ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक पिस्टन रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या रखे हुए हैं? वेट्स रखे हुए हैं। वेरी स्मॉल मासेस, छोटे छोटे मास के क्या रखे हुए हैं? वेट्स रखे हुए हैं। अब करना क्या है? ये कॉर्नर तक दिख रहा है आपको कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। करना क्या है? स्लोली रिमूव वेट। इन वेट्स को स्लोली क्या करना है? रिमूव करना है। जब स्लोली रिमूव करेंगे और इसकी वॉल्स क्या हैं? कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी, तो गैस क्या होगी? एक्सपैंड होगी। और क्योंकि ये किस पर हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तो ये कैसा एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल। याद करिए, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? जब वॉल्स कैसी हो? कंडक्टिंग हो। ठीक है ना। और कैसा हो रहा हो? स्लोली हो रहा हो। प्रोसेस जब वेरी स्लोली हो रहा हो, तो यहां पर क्या होगा? गैस एक्सपैंड। कौन सा एक्सपेंशन हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये क्या हुआ आपका? स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में अब यहां इतना होने के बाद अब आपको इसको उठाकर रख देना है स्टैंड पर। तो चलिए स्टैंड पर रख देते हैं। भाई वेट आप यहां देखिए हटा रहे हैं ना, तो गैस एक्सपेंड करेगी। और नीचे कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो कैसा एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलिए
अब यहाँ पर वेट्स अभी भी कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। कहाँ इसको रख दिया आपने? स्टैंड के ऊपर। स्टैंड की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? परफेक्टली इंसुलेटिंग। ये आपने स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया। अब देखिए परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, क्लियर है ना। ये सब क्या है? परफेक्टली इंसुलेटिंग। ये पूरा जो भी यहाँ का वातावरण है ये सब क्या है? परफेक्टली इंसुलेटिंग। आपने देखिए इसी तरह बनाया हुआ है, तो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, है ना। काम वही करना है। इस बार जो वेट हटाने हैं वो कैसे हटाने हैं? जल्दी जल्दी, फास्टली रिमूव वेट्स। कैसी हैं ये? इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। गैस क्या हो रही है? गैस एक्सपैंड्स। और जब हीट एक्सचेंज नहीं होती, गैस का एक्सपेंशन होता है, तो क्या होता है वो? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। कहाँ पर? स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या करना है? इस गैस को उठाकर किस पर रख देना है? सिंक पर रख देना है। इस गैस को उठाकर कहाँ रख देना है? सिंक पर रख देना है। चलिए, तो ये हमने क्या ली? गैस ली। ठीक है, ये इसका क्या है? पिस्टन है। वेट इससे हट चुके हैं। अब क्या है? यहाँ पर इसको किस में रखना है? सिंक पे रखना है। सिंक कैसा है? सिंक कैसा आपका? कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग वॉल्स है, और ये आपका सिंक है किस पर? T2 पर। अब क्या रखना है? स्लोली पुट्स वेट। स्लोली पुट्स वेट। तो जब आप वेट रखेंगे तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। और गैस कंप्रेस होगी और टेम्परेचर कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट, क्योंकि कैसी वॉल्स हैं इसकी? कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो टेम्परेचर क्या आ चुका होगा? कांस्टेंट हो चुका होगा। तो अब गैस क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। कौन सा कंप्रेशन होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि वॉल्स क्या है? कंडक्टिंग। तो गैस कंप्रेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसके बाद क्या करना है? स्टेप 4 में इसको उठाकर फिर से कहाँ रख देना है? स्टैंड पर रख देना है। तो ये आपकी क्या है? गैस है। ठीक है, इसको कहाँ रख देना है आपको? स्टैंड पर। वॉल्स कैसी हैं अब? इंसुलेटिंग। ठीक है ना, ये क्या है? स्टैंड। और अब जल्दी जल्दी जो बाकी के वेट थे वो भी रख देने हैं, ठीक है ना। तो गैस फिर से कंप्रेस करेगी, हीट का एक्सचेंज होगा नहीं, तो कौन सा कंप्रेशन होगा? गैस कंप्रेस एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखिए 2 बार एक्सपेंशन हुआ, 2 बार कंप्रेशन हुआ। क्लियर है? 2 बार क्या हुआ? एक्सपेंशन, 2 बार कंप्रेशन। एक बार फिर से समझिए। पहले आपने क्या किया? इस सोर्स को, इस अपने गैस के कंटेनर को उठाकर आपने रख दिया सोर्स के ऊपर। इसकी नीचे की वॉल्स कैसी है? कंडक्टिंग। इसकी भी नीचे, इसकी ऊपर की चारों तरफ की वॉल्स कैसी हैं? कंडक्टिंग। तो आप जानते हैं कंडक्टिंग दोनों बॉडी संपर्क में आएंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाना है? कांस्टेंट हो जाना है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। वेट आप धीरे धीरे उठा रहे हैं तो क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर आपने क्या किया? जो ये आपका गैस कंटेनर था, इसको उठाकर आपने कहाँ रख दिया? स्टैंड में। स्टैंड की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, हीट का ट्रांसफर होने नहीं वाला है। आपने इसको वेट्स को फिर से उठा रहे हैं तो गैस क्या करेगी? गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। और कौन सा एक्सपेंशन होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर देखिए आपने इसको उठाकर कहाँ रख दिया? सिंक पर। और अब वेट पुट करना चालू किया, स्लोली पुट्स वेट। तो वेट पुट कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर इसको कहाँ रखा? स्टैंड पर रखा। स्टैंड कैसा है? इंसुलेटिंग वॉल्स वाला, हीट का कोई एक्सचेंज होने नहीं वाला है। और आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं? फास्टली पुट्स वेट।
वेट्स पुट करेंगे तो गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर है। अब इसको मुझे बनाना है एक ग्राफ के थ्रू, पीवी ग्राफ के थ्रू। तो देखिए पीवी ग्राफ कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। पीवी ग्राफ, ठीक है ना, तो इसको आप लोग जरा बना लें, फिर हम लोग सीधे पीवी ग्राफ और एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इसका मैं देखिए शॉर्ट आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। देखिए ये आपका V है और ये आपका P है। तो पहले आप यहाँ पर थे, यहाँ से आप कहाँ गए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखिए स्लोप से आपको पता चल रहा होगा कि ये रिवर्स और ये पूरा साइकिल आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 2 बार एक्सपेंशन हुआ, 2 बार क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। अगर यहाँ मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा, P1 V1 T1। ये क्या हुआ, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो P2 V2 T1। ये क्या आया, एडियाबैटिक, तो P3 V3 T2। अब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये कौन सा प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस था। ये कौन सा था, आइसो, ये कौन सा है, एडिया। अब यहाँ से फिर गए तो फिर क्या है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन। फिर से यहाँ आए तो अब देखिए क्या हो जाएगा, P4 V4 और टेम्परेचर क्या रहेगा, T2, क्योंकि कैसा है ये आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक, तो टेम्परेचर फिर से चेंज होकर कहाँ पहुँच गया, T1 पहुँच गया। ठीक है ना। तो ये है आपका कार्नोट इंजन की वर्किंग। अब हमें इसकी एफिशिएंसी और वर्क डन वगैरह निकालना है, तो उसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसको आप लोग जरा सा नोट कर लीजिए जल्दी से। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करेंगे और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं इस ग्राफ को एक बार फिर से बना रहा हूं। ये
V है और ये P है। पहले देखिए क्या हुआ, मान लीजिए आप कहाँ थे, पॉइंट A पर, क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ज़्यादा स्लोप बन गया इसका, थोड़ा स्लोप कम करिए क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कहाँ आ गए, B में। मान लीजिए A पर था P1 V1 T1, यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 V2, और ये क्या रहेगा, T1 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब B से आप कहाँ आए, C पर आए, ये आपका क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सेकेंड वाला स्टेप था ये। यहाँ पर क्या पहुँच गए आप, C पर पहुँच गए, क्या हो चुका है P2 V2, और अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक है ना ये। अब इसके बाद क्या हुआ, आप वापस गए, क्या हुआ, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है ना। अब यहाँ का देखिए क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, ये P3 V3 करिए इसको, P3 V3, ये क्या हो गया, P4 V4। टेम्परेचर क्या रहेगा, वही रहेगा ना, क्योंकि कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T2। और ये फिर D से आप कहाँ चले गए, A चले गए, क्या हो गया ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आपका एक पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये आपका एक पूरा कंप्लीट साइकिल है किसका, कार्नोट हीट इंजन का। क्लियर है बात। अब मुझको निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस, यानी कि मुझे निकालना है WABCDA किसके बराबर होगा, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। क्लियर है बात, इक्वेशन 1। चलिए बारी बारी निकालते हैं। फॉर A to B, ठीक है ना। A to B के लिए क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए WAB कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन जानते हैं क्या होता है, nRT log V2 बाई V1, याद है, nRT टेम्परेचर कितना है T1 log E बेस V2 बाई V1, V2 बाई V1, ये क्या होता है आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको इक्वेशन 2 माना। क्लियर है। A के लिए, A से B के लिए हो गया। अब किसके लिए, A से B में हो क्या रहा है, ये भी लिख लीजिएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब चलिए फॉर B से C, क्या है ये, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो WBC एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, याद है, nR टेम्परेचर कितना हो चुका है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, ये क्या आ गया WBC, इक्वेशन 3। अब किसके लिए, फॉर C to D, क्या है ये, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या हो जाएगा, देखिए WCD, nR टेम्परेचर कितना है इस बार T2, और क्या हो जाएगा log V4 बाई V3, log V4 बाई V3, ठीक है ना, इक्वेशन 4। फिर फॉर D to A, क्या है ये, एडियाबैटिक कंप्रेशन, वर्क डन क्या हो जाएगा DA बराबर nR T1 माइनस T2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5, 3 नहीं है ये 5 है। अब इन सब की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे तो आंसर मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। तो देखिए यूजिंग इक्वेशन 2,
3 4 5 इन 1। तो देखिए WABCDA बराबर, चलिए WAB की वैल्यू रखिए nRT1 log V2/V1, मैं बार बार ई नहीं लिख रहा हूँ, प्लस WBC nRT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, फिर प्लस nRT2 log V4/V3 प्लस, दिखेगा यहाँ तक कि नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको, चलिए नीचे ही लिख लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा nRT1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। देखिए इस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए WABCDA, तो मैंने क्या लिखा nRT1 log V2/V1 प्लस nRT2 log V4/V3 प्लस, इसको देखिए ऐसे ही छोड़ दीजिए nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इस नीचे वाले में देखिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा nR, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपने पास क्या बचेगा WABCDA बराबर nRT1 log V2/V1 प्लस nRT2 log V4/V3। क्लियर है, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं इधर का जरा मिटा दूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज आप लोग को और मालूम होगी, ए से बी जब हम गए थे तो आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो, ठीक है ना। तो जब इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप जानते हैं Q बराबर W प्लस डेल्टा U होता है। तो ये Q क्या आ गया आपका, Q कौन सी थी, Q1, जो आप हीट देते हैं, तो Q1 बराबर क्या है आपका WAB। इस चीज़ को याद रखिएगा अभी, ठीक है ना। डेल्टा U जीरो तो Q बराबर W, तो ये W कौन सा है, Q1, जो आपने हीट दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। भाई यहाँ पर आप क्या देते हैं Q1, यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ से क्या जाती है Q2, और ये एडियाबैटिक है तो हीट से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मतलब जो ये आपने निकाला है WCD, ये किसके बराबर होगा, Q2 के, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ, चलिए चलिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एफिशिएंसी। ये टोटल वर्क डन आ चुका है। अब एफिशिएंसी आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है ईटा बराबर 1 माइनस, या ईटा बराबर आपने सीधे सीधे क्या पढ़ा है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आउटपुट क्या था W और ये क्या था Q1। तो W की वैल्यू रख दीजिए जरा, nRT1 log V2/V1 प्लस nRT2 log V4/V3, और Q1 कितना है, यही है Q1, nRT1 log V2/V1। देखिए NR कॉमन ले लीजिए, तो NR से NR क्या हो गया, मर गया। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ईटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस T2/T1, और लॉग में देखिए कितना बचेगा, 1 प्लस, देखिए कितना बचने वाला है, log V4, देखिए ऊपर क्या बचा, log V4/V3, और नीचे क्या बचा, log V2/V1, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन, कुछ भी मान लीजिए, 4-5 तक मान चुके थे शायद, इक्वेशन 6 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए बगल में एक प्रोसेस करने जा रहे हैं, क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं उसको भी देख लीजिए।
आप जानते हैं क्या, पहले प्रोसेस के लिए स्टेप 1 के लिए आइसोथर्मल था, क्या होता है P1V1 बराबर P2V2। सेकेंड में क्या हो जाता है P2V2 की पावर गामा, सॉरी P1V1 की पावर गामा बराबर P2V2 की पावर गामा। सही है कि नहीं है? सॉरी यहाँ पर P1 P2 था, यहाँ पर क्या होगा P2 P3, P2V2 और P3 V3। फिर देखिए नंबर 3 पे क्या हुआ था, नंबर 3 पे क्या हुआ था P3 V3 बराबर P4 V4। आइसोथर्मल आइसोथर्मल, एडियाबैटिक क्या था P4 V4 की पावर गामा बराबर P1 V1। क्या हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा भी लगा दीजिएगा साथ में। अरे ये आइसोथर्मल में क्या होता है P1 V1 P2 V2, फिर P2 V2 P3 V3 गामा के साथ होता है ना एडियाबैटिक में। अब सब लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और सब किसको राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, सब लेफ्ट हैंड साइड और सब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा वो भी देख लीजिए। चलिए देखिए P1 V1 P2 V2 की पावर गामा P3 V3 P4 V4 की पावर गामा बराबर P2 V2 P3 V3 की पावर गामा P4 V4 P1 V1 की पावर गामा। अब देखिए P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4 खत्म। क्या बचा देखिए V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा। यहाँ क्या बचा देखिए V1 की पावर गामा V2 V3 की पावर गामा V4। ये आपके पास क्या आया रिलेशन आया। ठीक है ना, ये क्या आया आपके पास रिलेशन आ गया। इसको जरा और सॉल्व कर लीजिए, 2 4 को एक तरफ 3 1 को एक तरफ, 2 4 को एक तरफ। तो देखिए ये V2 है, ये V1 V2 की पावर 1 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गामा -1। इसी तरह ये V4 है, यहाँ पर V4 नीचे आएगा, पावर 1 ऊपर जाएगा -1 तो गामा -1। यहाँ पर क्या बचा V1 गामा है, यहाँ V आएगा तो गामा -1 और V3 क्या हो जाएगा गामा -1। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा गामा गामा -1 सबकी पावर क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से रिलेशन आया V2 V4 बराबर V1 V3। क्लियर है, V2 V4 बराबर V1 V3। तो V4 बाई V3 कितना हो जाएगा देखिए V4 बाई V3, V1 बाई V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। V4 बाई V3 क्या हो जाएगा V4 बाई V3, V4 बाई V3 तो V1 बाई V2, V4 बाई V3 तो V1 बाई V2। तो यहाँ से अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, क्या V2 बाई V1 कर दूँ तो क्या ये V3 बाई V4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, V3 बाई V4 हो जाएगा। क्लियर है ना, V2 बाई V1 क्या हो जाएगा V3 बाई V4। बस अब इसके बाद आपका काम खत्म। काम क्या खत्म करना है देख लीजिए, ऊपर जो आपने इक्वेशन मानी है इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए V4 बाई V3 या V2 बाई V1 की जगह क्या रखेंगे, V2 बाई V1 की जगह V3 बाई V4 रख देंगे। क्लियर है, चलिए तो यहां से देखिए नीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट लॉग V4 बाई V3 और नीचे भी क्या बचेगा, नीचे भी ये माइनस आपने ले लिया ना। देखिए इसको ऐसे समझिए V4 बाई V3, क्या V4 बाई V3 को मैंने माइनस के साथ कन्वर्ट किया V4 बाई V3, मतलब ये किस में कन्वर्ट किया V3 बाई V4 में, V3 बाई V4 में आगे माइनस लगा के। ठीक है ना, अरे देखो यार तुम लोग थोड़ा सा समझो, लॉग में क्या होता है कि अगर पावर -1 है तो क्या हो जाती है आगे आ जाती है। तो ये V4 बाई V3 था तो इसको मैंने क्या लिख लिया V3 बाई V4 की पावर -1, तो ये -1 कहाँ आ गया आगे आ गया। और नीचे लॉग V2 बाई V1 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ V3 बाई V4। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ईटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1।
ये माइनस कहाँ से आ रहा है, लॉग की पावर माइनस, अगर लॉग की जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, ये आपको मालूम होगा। तो इसकी पावर हमने क्या मानी, -1 मान ली। V4/V3 को हमने क्या लिखा, V4/V3 बराबर V3/V4 की पावर -1। ये -1 लॉग की वजह से कहाँ आ गया, आगे आ गया। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला आ चुका है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। क्या है ये, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। तो देखिए आपके पास दो फॉर्मूले आए। एक आपने पढ़ा ईटा बराबर 1 - Q2/Q1 एंड आपने पढ़ा ईटा बराबर 1 - T2/T1। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 - Q2/Q1 बराबर 1 - T2/T1 ये क्या हो गया, कैंसिल। तो Q2/Q1 बराबर T2/T1। ये है कार्नोट्स थ्योरम, कार्नोट्स थ्योरम, कार्नोट्स थ्योरम। क्लियर है। नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। सोर्स का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस। सोर्स टेम्परेचर T1 बराबर 227 डिग्री सेल्सियस। सिंक टेम्परेचर T2 बराबर 127 डिग्री सेल्सियस। वर्क डन दिया हुआ है मेरे समझ से। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स दिया हुआ है, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स या हीट रिलीज्ड फ्रॉम सोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। कितनी दी हुई है, 10⁴ जूल, 10⁴ जूल ये दिया हुआ है आपको। आपसे पूछ रहा है वर्क डन बताइए, फाइंड वर्क डन। फाइंड, ये हीट कौन सी होती है, Q1 होती है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर सकते हैं क्या इसे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं अपने पास, कई फॉर्मूले हैं लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, इसको बदल लीजिएगा किसमें, केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा, T1 बराबर 227 + 273 500 केल्विन। और ये कितना हो जाएगा, T2 बराबर, सॉरी यहाँ लिखिए, T2 बराबर कितना हो जाएगा, 127 + 273 बराबर 400 केल्विन। क्लियर है। तो देखिए वर्क डन होता क्या है, Q1 - Q2। Q1 आपको दिया है तो आपको क्या निकालना है, Q2 निकालना है। Q2 निकालने का तरीका अपने पास क्या है, अपने पास बहुत तरीके हैं। चलिए तो Q2/Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2/Q1 बराबर T2/T1। चलिए Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 T2/T1
T1। चलिए Q1 कितना है 10⁴ यानी कि 10,000 इंटू T2 कहाँ गए भैया T2 400, ये कितना है 500, 0 0 0 0 मर गए, कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10,000 और ये 4 दूनी 8,000, तो Q2 बराबर 8,000 जूल आ गया। दिस इम्प्लाइज W बराबर क्या आ गया भैया Q1 माइनस Q2, तो W बराबर 10,000 माइनस 8,000, W बराबर 2,000 जूल। ये क्या हो गया आपका आंसर। और भी कोई तरीका है क्या, बिल्कुल है। ईटा बराबर आप जानते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। 1 माइनस T2 जरा क्या है 400, ये क्या है 500, 0 0 मर गए। 1 माइनस 4/5 कितना आएगा 5, 5 माइनस 4 1/5 आया क्या, ईटा बराबर 1/5। ईटा होता क्या है याद करिए W अपॉन Q1 आउटपुट बाई इनपुट, तो ये कितना आ गया देखिए, ईटा कितना है 1/5, W आपको क्या चाहिए निकालना है, Q1 कितना है 10,000, तो W बराबर क्या हो गया 10,000 बटे 5, तो W बराबर कितना आ गया 2,000 जूल। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ढेरों फॉर्मूले हैं, ढेरों फॉर्मूले हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईटा बराबर 1/6, ठीक है, ये गिवन है ईटा बराबर 1/6। अब कह रहा है इफ सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाई 65 डिग्री सेल्सियस, ईटा बिकम्स 1/3, कैलकुलेट एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सिंक, कैलकुलेट एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सिंक। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तुरंत दो इक्वेशन बनाइए। एक ईटा पहले दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 माइनस T2 बाई T1। T2 क्या है सिंक का टेम्परेचर, T1 क्या है सोर्स का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ईटा कितना है 1/6 बराबर 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वेशन 1। अब ईटा डैश में क्या हो जाना है 1 माइनस T2 माइनस 65। देखो जब डिफरेंस की बात आती है तो मैंने आपको पहले बताया था चाहे डिग्री सेल्सियस की बात हो चाहे केल्विन की बात हो, डिफरेंस अगर 65 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस 65 का डिफरेंस सेल्सियस में आएगा तो 65 का ही डिफरेंस केल्विन में आएगा, ठीक है ना। डिफरेंस की बात है अपॉन T1, इसको मान लीजिए। अच्छा ईटा डैश कितना दिया 1/3, तो 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन T1, क्या आ गया ये इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आंसर उसको भी देख लीजिए।
चलिए 1/6 1/3, चलिए 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो 1/6 बराबर 1 माइनस T2/T1 डिवाइड बाई 1/3 बराबर 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन T1। ये 3 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/2 बराबर या 1, चलिए पहले लिख लीजिए 1 माइनस T2 अपॉन T1 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन T1। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस और एलसीएम चलिए अगले स्टेप में ले लेंगे, T2 माइनस 65 अपॉन T1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस T2 अपॉन T1। चलिए एलसीएम ले लीजिए, देखिए एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा T1, यहाँ क्या गया T1 माइनस T2 और ये कितना हो जाएगा प्लस 65 इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या होगा T1 माइनस T2, ठीक है ना। तो देखिए और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो T1 माइनस T2 प्लस 65 बराबर T1, यहाँ क्या हो गया 2T1 माइनस 2T2 अपॉन T1, T1 से T1 मर गया, T1 माइनस T2 प्लस 65 बराबर 2T1 माइनस 2T2। चलिए T1 T2 एक तरफ करिए, T1 को इधर ले जाइए, T2 को इधर ले आइए, तो T2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2T2 माइनस का T2, तो कितना बचा T2 प्लस 65 बराबर 2T1 माइनस T1। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया T1 माइनस T2 बराबर 65। इक्वेशन कहाँ तक माने हैं 1 2 3 तक। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में रख दीजिए, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है 1/6 बराबर 1 माइनस T2/T1। ठीक है, एलसीएम ले लो जरा, तो T1 और T1 माइनस T2 1/6, अब वैल्यू रख दो, तो 1/6 बराबर T1 माइनस T2 कितना है, T1 माइनस T2 है 65/T1, तो T1 कितना आ गया 65 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 6 इज़ 36 और ये कितना हो गया 41। 6 5 30 की 0 हासिल लगे 390 केल्विन। T1 आ गया, आपको T2 चाहिए, तो T2 देखिए क्या हो जाएगा T1 माइनस 65, T1 माइनस 65, तो T1 कितना है 390 माइनस 65 कितना हो जाएगा 25 315 होगा क्या, 65 5 70 नहीं 325 केल्विन, 325 केल्विन। क्लियर है। डिग्री सेल्सियस में निकालना हो अगर कितना हो जाएगा 52 डिग्री सेल्सियस, 273 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 52 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था 325 केल्विन या 52 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना बात। चलिए नोट कर लीजिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्नोट इंजन absorbs heat at high temperature 800 Kelvin at high temperature 800 Kelvin and efficiency of
efficiency of Carnot engine is 50%। 50% कितनी है? 50%। आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाई टेम्परेचर टू इंक्रीज, हाउ मच हायर टेम्परेचर should increase to increase the efficiency to increase the efficiency to 80% if the lower temperature kept constant। मतलब समझिए क्वेश्चन का क्या है, कह रहा है हायर टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर T1 बराबर कितना दिया हुआ है 800 केल्विन, तो ईटा 1 कितना दिया हुआ है 50%। 50% का मतलब 0.5। आपसे कह रहा है T1 डैश कितना हो जाए कि ईटा 1 डैश 80% पहुंच जाए, यानी कि 0.8। T2 हमेशा क्या रहेगा, T2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना, लो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वही इक्वेशन बनाने वाला सिस्टम है, ठीक है ना, समझ रहे हैं इक्वेशन बनाने वाला सिस्टम क्या है। चलिए तो देखिए ईटा क्या होता है 1 माइनस T2/T1, ठीक है ना। तो ईटा 1 इसको कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इसको ईटा कह दीजिए और इसको ईटा डैश कह दीजिए। चलिए ईटा कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है। 1 माइनस ये कितना है T2 आपको दिया नहीं है, T1 है 800। तो यहां से मैं देखिए T2 तो कांस्टेंट रहने वाला है, या तो मैं दो इक्वेशन बना के सॉल्व करूं या मैं T2 की सीधे सीधे इक्वेशन निकाल लूं, ठीक है। तो चलिए मैं T2 की इक्वेशन निकाल लेता हूं सीधे सीधे। तो ये देखिए T2/800 इधर आ गया 1 माइनस 0.5। तो देखिए T2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, यानी कि वो 0.5 आएगा, यानी कि 1/2 और ये 800 यहाँ गया, तो ये T2 कितना आ चुका है आपका 400 केल्विन। मतलब सिंक का टेम्परेचर आपने निकाल लिया। अब देखिए ईटा डैश में 1 माइनस T2 और T1 डैश आपको निकालना है। तो ईटा कितना दिया है 0.8 बराबर 1 माइनस T2 आप निकाल चुके हैं 400, और T1 डैश निकालना है। चलिए इसको इधर लाइए, तो 400 अपॉन T1 डैश बराबर 1 माइनस 0.8, तो 400 अपॉन T1 डैश बराबर 0.2, तो T1 डैश बराबर 400 अपॉन 0.2, ये हटाया 0 बढ़ाया, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि T1 डैश बराबर 2000 केल्विन। T1 डैश बराबर 2000 केल्विन। कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 2000 तक कर देना पड़ेगा, अगर सिंक के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिंक के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर को 2000 केल्विन करना पड़ेगा, किसके लिए, एफिशिएंसी को 80% करने के लिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। 2 स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हीट रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, जो आप घर में फ्रिज जिसे बोलते हैं वो क्या है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, देखिए एक इसके स्टेटमेंट जो हैं वो हैं इंट्रॉपी के टर्म में। इंट्रॉपी आपने पढ़ नहीं रखी है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इंट्रॉपी पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ बात करेंगे,
जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है केल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, प्लांक नाराज हो जाएगा, उसका नाम गलत लिख दिया। और दूसरा क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस भी एक साइंटिस्ट थे, क्लॉसियस स्टेटमेंट। चलिए दोनों को समझ लेते हैं। जो बातें आपने अभी तक की हैं इसी से रिलेटेड हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन, इट इज impossible for a heat engine, it is impossible for a heat engine to produce a network, to produce a network, to produce a network in a complete cycle, in a complete cycle if it exchanges heat only with bodies, if it exchanges heat only with bodies at single fixed temperature। थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है टफ हो, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत आसान है। ये सोर्स होता था T1, यहाँ पर इंजन होता था, यहाँ से वर्क डन आता था कितना Q1 माइनस Q2, ये कितना देता था Q1, यहाँ कितना पहुँचता था Q2, ये क्या होता था सिंक T2 पर। ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है कि केवल एक बॉडी को लेकर जिसका टेम्परेचर फिक्स हो, मान लीजिए सोर्स को लेकर आप साइकिल को कंप्लीट कर पाएँ या हीट इंजन को डिजाइन कर पाएँ। कैसे संभव नहीं है? अगर ये मान लीजिए सिंक नहीं है, ठीक है ना, इफ देखिए ये सब जो स्टेटमेंट होते हैं इनका जो प्रूफ दिया जाता है वो बाई कंट्राडिक्शन मेथड दिया जाता है। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, हम मान लेंगे कि ये संभव है और फिर दिखा देंगे कि ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो चलिए मान लेते हैं कि इफ इट हैपन्स देन Q2 क्या हो जाएगा, 0। भाई सिंगल है, इसने जो भी दिया इसने वर्क डन कर दिया, यानी कि W कितना हो गया, Q1 हो गया। अब आप जानते हैं ईटा बराबर क्या होता है, W बाई Q1, और W भी कितना है Q1 बाई Q1, तो ईटा कितना आ गया 1, यानी कि ईटा कितना आ गया 100%, विच इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए ये भी संभव नहीं है कि Q2 0 हो जाए। इसलिए आपको दो बॉडी हमेशा चाहिए, एक हायर टेम्परेचर पे और एक लोअर टेम्परेचर पे। बात क्लियर है? ये है आपका केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। क्लॉसियस बाबा ने क्या कहा, क्लॉसियस ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल। क्या कहा इन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a device, it is impossible to construct a device operating in a cycle that transfers heat from colder body to hotter body unless an external work is done on कंप्रेसर या इंजन, जो भी आप कहना चाहें। क्या कह रहा है ये, इम्पॉसिबल है ऐसा डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना जो हीट को ट्रांसफर कर दे कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में, या इसी को ये कह सकते हैं अनलेस, या इसको कह सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग वर्क। इसको और भी क्या कह सकते हैं, विदाउट कंज्यूमिंग वर्क। दोनों बातें एक ही हैं, जब तक वो वर्क को कंज्यूम नहीं करेगा, यानी कि जब तक आप वर्क देंगे नहीं उसे, वर्क उस पर करेंगे नहीं, तब तक ऐसा संभव नहीं है कि हीट का जो ट्रांसफर है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हो जाए। आपने पढ़ा है कि हीट का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। आपने देखा है पानी का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो,
वो हायर हाइट से लोअर हाइट होता है। जैसे घर में आपकी टंकियाँ होती हैं, आप टैप खोलते हैं पानी आने लगता है, लेकिन जब आप पानी को चढ़ाते हैं अपनी मोटर से, तो पानी को आप कहाँ चढ़ा रहे होते हैं, ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक, तो आपको एक मोटर चाहिए होती है, ठीक है ना। तो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के किए आप रिवर्स प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड क्या है आपका रेफ्रिजरेटर। और ये दोनों जो आपके क्या हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर ये फेल होगा तो ये भी फेल होगा, ये फेल होगा तो ये भी फेल होगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और जल्दी से हम लोग अब देखते हैं अपना रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या है, एक रिवर्स हीट इंजन है। जस्ट उल्टा कर देना है। अभी आप कहां से कहां फ्लो कर रहे थे, हाई टेम्परेचर सोर्स से सिंक, इस बार हीट को फ्लो करा देंगे सिंक से सोर्स, काम हो जाएगा। चलिए रेफ्रिजरेटर ये क्या है, रिवर्स हीट इंजन। करता क्या है, बाई कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसी को कहते हैं वर्क, इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम cold body and release it to hot body। थोड़ा सा इसको और समझने के लिए समझ लीजिए, कोल्ड बॉडी क्या है, जिसे हम ठंडा करना चाहते हैं, जिसे हम ठंडा करना चाहते हैं, उससे हीट निकाल लेगा। जब हीट निकाल लेगा तो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, और किसको दे देगा, जैसे आपका फ्रिज कहाँ रखा होता है, कमरे पर रखा होता है, तो हीट निकाल के कहाँ दे देगा, कमरे पर। जैसे अगर आपका भी फ्रिज, या सेम चीज़ क्या है, एसी है, एसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, थोड़ा सा उसमें दूसरी चीज़ आ जाती हैं, लेकिन लगभग सेम है, ठीक है ना। जैसे आप एसी के पीछे कभी खड़े होइए तो उसका जो आउटडोर होता है वो कितनी गर्म हवा फेंकता है, अंदर से क्या कर रहा है, अंदर कमरे की हीट को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है और बाहर फेंक रहा है। फ्रिज क्या करता है, आप जो बॉडी आपने दी, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, अब फ्रिज क्या करेगा, उसकी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा उससे और बाहर फेंक देगा। कभी फ्रिज के पीछे खड़े होइएगा, गर्म हवा मिलेगी, ठीक है, कहाँ फेंक देगा, बाहर कमरे पर जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है। तो जब उससे हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा बना के समझ लीजिए, डायग्राम क्या करना है, सेम चीज़ है वही। यहाँ पर क्या है आपका सोर्स टेम्परेचर T1, यहाँ पर आपका क्या है, जो भी इसको आप इंजन बोलें या कंप्रेसर बोलें, और ये क्या है आपका सिंक T2। अब सिंक ने क्या किया, एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, कितनी, Q2, कितनी किया, Q2। कब होगा, जब आप इस पर वर्क डन करेंगे, वर्क इज डन ऑन दिस, ठीक है। और ये एनर्जी जो बची हुई एनर्जी है उसको क्या कर देगा, ये एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है ना। बची हुई एनर्जी को क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो देखिए जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है वो किसके बराबर है, W + Q2 के। तो यहाँ से W क्या हो गया, Q1 - Q2,
सेम फॉर्मूला एज इंजन। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम है, एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम होगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 और 1 माइनस T2 बाई T1। सब सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सब करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। न्यूमेरिकल आएगा, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कार्नोट्स की थ्योरम भी यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल अप्लाई होगी, Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1। सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले सेम है, करने का प्रोसेस भी सेम है। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, सिंक का टेम्परेचर हमेशा लो रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला भी वही है जो आपने अभी इसके पहले देखा था, सब कुछ सेम है। बस ये क्या करता है, रिवर्स प्रोसेस कर लेता है। जैसे कैसे करता है आप समझिए, फ्रिज अगर आपका रखा हुआ है और उसके अंदर आपने पानी भर दिया, पानी रख दिया, तो कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसको प्लग करके इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करेंगे। तो आपने उसको कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, वर्क हुआ, और वर्क से हीट क्या हो गई, एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ये है आपका रेफ्रिजरेटर। थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म हो चुका है, कल सैटरडे है, वैसे तो मॉक टेस्ट होता है लेकिन मॉक टेस्ट होगा नहीं, और हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।